हेलो दोस्तों। तो हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के जून 2015 के पेपर को डिस्कस कर रहे थे और फर्स्ट पार्ट में हमने 25 क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर लिया है। इस पार्ट में यह जो सेकंड पार्ट है हमारा, उसमें हम लोग 26 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है। 26 नंबर देखिए। The maximum period of the president rule in a state under Article 356 can be। तो मैक्सिमम पीरियड कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल को किसी भी स्टेट में? तो 3 सालों तक, लेकिन हर एक 6 महीना में अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 26 का क्या होगा 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हमारा 27 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। इसमें है द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया। ठीक है, और कौन सा सही नहीं है? और यहाँ पे ऑप्शन है द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विथ अ स्पेशल मेजॉरिटी, स्टेट असेंबलीज कैन प्रपोज अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, अ बिल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोअर हाउस, डेडलॉक हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, और जॉइंट सेशन हो सकता है, क्या वीटो होता है प्रेसिडेंट के। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से संबंधित है और हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है हमको ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या पार्लियामेंट अमेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल मेजोरिटी से? हाँ, ये कर सकता है। ठीक है। स्टेट असेंबलीज कैन प्रपोज अमेंडमेंट? नहीं, स्टेट असेंबली का कोई लेना देना नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। ठीक है, तो किसी भी हाउस में ये इंट्रोड्यूस हो सकता है, नॉट ओनली इन लोकसभा, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या जॉइंट सेशन है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल से संबंधित जॉइंट सेशन कभी नहीं होता। ठीक है। क्या इनके पास वीटो पावर है प्रेसिडेंट के पास? नहीं, उनको यदि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है तो उनको असेंट देना पड़ेगा। ठीक है, सहमति देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि उनके पास वीटो है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही सही है और बाकी सब गलत है। तो यहाँ पे नॉट पूछा है तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, ये सारे स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है। 28 नंबर देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट में कभी कभी पार्लियामेंट लेजिस्लेट बनाती है, कानून बनाती है, तो उनके बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो कौन से कंडीशंस नहीं है? ठीक है, तो देखिए इफ़ 2 और मोर स्टेट असेंबलीज पास अ रेजोल्यूशन, हाँ इसमें बना सकते हैं, इमरजेंसी में बना सकते हैं, यदि फॉरेन कंट्री के साथ ट्रीटी है तो हाँ इसमें भी कर सकते हैं। इफ़ लोकसभा डिसाइड दैट अ सब्जेक्ट मेंशन इन, तो ये नहीं है। ठीक है, तो 28 का 1। 29 देखिए। एनी रेजोल्यूशन पास्ड बाय पार्लियामेंट फॉर रिमूविंग अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय अ कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ। ठीक है, तो जब भी जजेस को रिमूव करना होता है तो एक कमेटी बनती है जो इन्वेस्टिगेट करती है, 3 मेंबर कमेटी। ठीक है, उसमें एक तो जज होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक, और दूसरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं एक, और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं, सिर्फ एक जज होगा। 2 जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नो, 2 जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नो, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 2 जजेज नो। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस एक्चुअली गलत हैं। ठीक है, इसका कोई सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट 30 नंबर देखिए। यहाँ पे है मैच करना है। ठीक है, मूवमेंट और लीडर से संबंधित है। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो सब लोग जानते हैं 2013 में अन्ना हजारे ने लीड किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन आप लोग जानते होंगे, मेधा पाटकर। ठीक है, और राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट, तो यहीं पे देख लेते हैं ए का 3, ए का 3 3 3 3 सब में है, बी का 4, बी का 4, बी का 4 इन दोनों में है। तो हमारा 2 और 3 में कोई होने वाला है सही जवाब। ठीक है, और राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट ये अरुणा रॉय संबंधित है, तो सी का 1, सी का 1, और यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। डी का क्या होगा? महेंद्र सिंह टिकैत, भारतीय किसान यूनियन। ठीक है, तो ये सब मूवमेंट और लीडर्स के नाम भी आपको याद होना चाहिए। अब एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर और अप्रोच, ठीक है, इनको मैच करने की बात आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एमपी फॉलेट है,
इनका एक जो अप्रोच था वो क्या था, साइकोलॉजिकल अप्रोच था। तो ए का 3 यहाँ पे देखिए सब है, ए का 3। उसके बाद हर्बर्ट साइमन है, ठीक है। तो हर्बर्ट साइमन का कैसा अप्रोच था, रैशनल अप्रोच, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, हर्बर्ट साइमन, ठीक है। तो बी का 4, बी का 4 इन दोनों में है, ठीक है। उसके बाद माइकल डी कोहेन हो गया, है ना। माइकल डी कोहेन का गार्बेज कैन मॉडल था, तो सी का 1, सी का 1 और 3 का यहाँ पे ऑप्शन हमें 3 मिल गया। 31 का सही जवाब होगा ऑप्शन 3, ठीक है। और डी का 2 मिक्स्ड स्कैनिंग। तो ये सारे अप्रोच आप याद कर लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर। व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेक्शन which replaced comparative administrative group of the American Society of Public Administration, ठीक है। तो 32 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 4। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और 33 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, अरेंज मैस्लोज परसीव्ड ह्यूमन नीड्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी थी, हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, उसमें से किस तरीके से अरेंज किया गया था उसको क्रोनोलॉजिकली हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो मैं बताते चलूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से उन्होंने एक हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी बताई, जहाँ पे उन्होंने 5 अलग अलग नीड्स के बारे में बात किया। एक तो फिजियोलॉजिकल, स्टार्टिंग में फिजियोलॉजिकल, ठीक है, नीड्स, ठीक है। उसके बाद आया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। थर्ड नंबर पे जो आया वो है लव एंड बिलोंगिंगनेस, लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है, बिलोंगिंगनेस। और चौथे नंबर पे जो आया वो था एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो तो सबसे ऊपर में था, ठीक है। तो और ये था सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, और यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी थी। फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आ जाएगा, रोटी कपड़ा मकान, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में जो भी ज़रूरत होती है, लव एंड बिलोंगिंगनेस में, ठीक है। फिर सेल्फ एस्टीम में कॉन्फिडेंस, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें, और इसमें क्रिएटिविटी, कुछ इस तरीके का चीज़ें। तो यहाँ पे मैच कर लीजिए, पहले आएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, यहाँ पे फिर सिक्योरिटी, फिर बिलोंगिंगनेस, फिर सेल्फ एस्टीम और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो 4 नंबर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग देखते हैं 34 नंबर में असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए असर्शन है, बोथ स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसीज असिस्ट द लाइन एजेंसीज बट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और ऑक्सिलरी एजेंसीज हैव नो ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं बताते चलूँ, ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब एजेंसीज के बारे में। एक तो पूछा जाएगा स्टाफ एजेंसी क्या होता है, एक लाइन एजेंसी और एक ऑक्सिलरी एजेंसी। तो ये 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली, ठीक है, अलग अलग एजेंसी। तो देखिए जो लाइन एजेंसी है उसका मेन काम क्या होगा, प्राइमरी फंक्शन, जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस होंगे वो ये लेंगे, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट काम है जैसे डिसीजन लेना, ठीक है, तो ये इनका काम होगा, ठीक है, लाइन एजेंसी का, ठीक है। फिर सुपरवाइज करना, तो ये सारी चीज़ें लाइन एजेंसी में आ जाएंगी, इसको याद रख लीजिए। दूसरा है स्टाफ एजेंसी, ठीक है। स्टाफ एजेंसी क्या करता है, लाइन एजेंसी को असिस्ट करता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए असिस्ट लाइन एजेंसीज, ठीक है। लाइन एजेंसी को असिस्ट करेगा, जैसे क्या कर सकता है, एडवाइस दे सकता है, हेल्प करेगा किसी प्रकार का। जैसे यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन हेल्प करता है, जैसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो गया, ठीक है ना, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, ये सब क्या है, हेल्प करता है। तो उसी तरीके से, ठीक है। और ऑक्सिलरी एजेंसी, ऑक्सिलरी एजेंसी को कहा जाता है हाउस कीपिंग एजेंसी। तो ये हाउस कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हाउस कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो प्रोवाइड्स हाउस कीपिंग सर्विसेज, ठीक है। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, अकाउंटिंग वगैरह आ गया,
ठीक है, अकाउंटिंग आ गया, PWD डिपार्टमेंट जैसे आ गया, UPSC डिपार्टमेंट आ गया, ठीक है, जो रिक्रूटमेंट वगैरह करता है। तो ऑक्सिलरी एजेंसी का काम है हाउसकीपिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करना, ठीक है। लाइन एजेंसी जो है मेन एजेंसी है, ये प्राइमरी फंक्शन डिसीजन लेना, सुपरवाइज करना। स्टाफ एजेंसी असिस्ट करता है लाइन एजेंसीज को। तो ये क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। बोथ स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसीज असिस्ट द लाइन एजेंसीज बट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। हाँ, बिल्कुल सही। फिर है ऑक्सिलरी एजेंसीज हैव नो ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। गलत। ऑक्सिलरी एजेंसीज के पास तो होता है ना, जैसे UPSC, ठीक है, PWD, इनके पास तो ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। तो रीजन जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा और ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारा क्या सही हो जाएगा, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, ठीक है। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। आइए 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लीडर्स डज नॉट फिगर इन मूने एंड रिलेज क्लासिफिकेशन ऑफ लीडर्स, ठीक है। तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया लीडर्स का, उसमें से कौन नहीं आते हैं, ठीक है। तो 35 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन A। फॉर्मल लीडर्स के बारे में वो लोग बात नहीं करते हैं, वो लोग टिटुलर लीडर्स, ठीक है, कंट्रोलर्स और ट्रू ऑर्गेनाइजर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और मूने एंड रेले से संबंधित उनके जो एक बुक है वो याद रखिएगा, इनका नाम है बुक का द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक और दोनों के द्वारा बुक लिखा गया मूने एंड रेले के द्वारा, वो है ऑनवर्ड इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मूने एंड रेले से संबंधित आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी बाय ऑस्टिन रैमे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। रिकंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, बाकी हैं ए सेलेक्टेड लाइन ऑफ एक्शन, ए सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं जब पब्लिक पॉलिसी के जो एलिमेंट्स उन्होंने डिस्कस किए उसमें, ठीक है। 37 नंबर देखिए, एस्टन कमिटी डिड नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट। तो एस्टन कमेटी किससे संबंधित है, ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट से, ठीक है। ये याद रखना है, ये ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट से के बारे में डिस्कस करता है इस कमेटी के द्वारा, ठीक है। तो 37 का यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये इंक्लूड नहीं था, बाकी ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी, ठीक है। तो ठीक है 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द कमीशन और कमिटीज अपॉइंटेड इन USA। तो USA से कमीशन जो सारे रिलेटेड हैं वो कब कब बने, तो हुबर कमीशन कब बना, ये 1947 में आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेश कमीशन 1982 में बना, ठीक है। टाफ्ट कमीशन ये 1900 के आसपास में बना था, और ब्राउनलॉ कमेटी ये 1937 के आसपास आया। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी छोटे से बड़े, मतलब पहले जो आया उसके बाद फिर जो आया, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया, टाफ्ट कमीशन, तो यहाँ पे ये है, तो ऑप्शन 3, ठीक है। यहाँ तक 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स एज रूलिंग सर्वेंट्स, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेट्स को रूलिंग सर्वेंट्स किनके द्वारा कहा गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं रॉबर्ट के मर्टन, इन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स कैसे हैं, रूलिंग सर्वेंट्स के जैसे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और बाकी FM मार्क्स के बारे में एक जो फेमस बुक है इनकी वो याद रख लीजिए, इसका बुक का नाम है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ठीक है। इस बुक का नाम याद रखिए, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। और इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को, ठीक है, FM मार्क्स के द्वारा ही ब्यूरोक्रेसी को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया, ब्यूरोक्रेसी को, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी अलग अलग टाइप की होती है, एक गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, गार्जियन ब्यूरोक्रेसी। दूसरा पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तीसरा मेरिट ब्यूरोक्रेसी। चौथा कास्ट ब्यूरोक्रेसी। तो याद रखिएगा 4 टाइप के ब्यूरोक्रेसी के बारे में FM मार्क्स ने बताया, ठीक है। और इनकी एक बुक का नाम याद रखिएगा,
40 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द सेटिंग अप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इन इंडिया। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कौन से आर्टिकल में है, पार्ट 14, ठीक है, 14A में, और आर्टिकल आपका हो जाएगा 323A। ठीक है, तो ये ट्राइब्यूनल से संबंधित है और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था, तो ये याद रखना है। 41 नंबर, हु अमोंग द फॉलोइंग रिगार्ड्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज एन ऑटोनोमस डिसिप्लिन। तो कौन कौन ऑटोनोमस डिसिप्लिन मानते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। ठीक है, तो इसमें से ए हो गए, बी हो गए, डी हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन 4, ठीक है, ये तीनों मानते हैं, ये नहीं मानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच। ठीक है, कौन सा मैच कर रहा है। एक्चुअली ये सारे बुक्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऑथर्स दिए हुए हैं, तो हम लोगों को मैच करना है। ठीक है, तो द कंट्रोल ऑफ द आर्म्स रेस, ठीक है, फिर है सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ डिसआर्मामेंट, द चैलेंज ऑफ द 1960s, विनिंग विदाउट वॉर। ठीक है, तो 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, जहाँ पे तीनों सही हैं, ये डी गलत है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, और इसमें यदि देखा जाए तो द चैलेंज ऑफ 1960s, जेम्स पी वॉरबॉग, हेडले बुल के बारे में याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 43 नंबर देखिए, हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बार्गेनिंग थ्योरी। ठीक है, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से संबंधित है ये बार्गेनिंग थ्योरी, तो कौन रिलेटेड नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, केनेथ वॉल्ज इससे संबंधित नहीं है, बाकी सारे बार्गेनिंग थ्योरी को प्रमोट करते हैं, रिलेटेड है उनसे। 44 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट फीचर ऑफ ओल्ड डिप्लोमेसी। ठीक है, तो जैसे वो पहले ओल्ड डिप्लोमेसी थी, अब न्यू डिप्लोमेसी है ना, डिप्लोमेसी का नेचर भी चेंज होता रहता है, तो पहले कौन सा फीचर नहीं था ओल्ड डिप्लोमेसी का, ये पूछा गया है। तो 44 का यहाँ पे क्या होगा, 3, ट्रांसपेरेंसी पहले नहीं होती थी, छिप छिप के बातें होती थी, ये सारी चीज़ें। 45, इन विच ईयर ब्रेजनेव हैड प्रोनाउंस्ड द कंसेप्ट ऑफ एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को कब लाया गया था ब्रेजनेव के द्वारा, यह बताना है। तो 45 का हो जाएगा 3, 1969 में यह कंसेप्ट आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे 46 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आर रिलीज्ड टू रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रिलेटेड टू रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, तो चार्टर से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जो कि रिलेटेड है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो 46 का सही जवाब होगा ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, जहाँ पे ये नहीं होगा, आर्टिकल 51 नहीं होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। ठीक है, तो 46 का ऑप्शन ए, 1 नंबर। ठीक है, अब देखते हैं 47 नंबर, और 47 क्वेश्चन यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। आसियान से संबंधित याद रखिएगा, 8 अगस्त को आसियान डे सेलिब्रेट किया जाता है, 1967 में आया था। बैंकॉक डिक्लेरेशन इसी से संबंधित है, पूछा जाता है बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, और आसियान में मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो नॉर्थ कोरिया तो नहीं है, बाकी ये सारे मेंबर्स हैं। तो हमको पूछा जा रहा कौन नहीं है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बाकी कंट्रीज़ के नाम आपको याद होने चाहिए, जितने भी मेंबर्स हैं। ठीक है, वो सब याद कर लीजिएगा। फिर देखिए 48, ओरिजिनली व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ओरिजिनली स्टार्टिंग में कितने मेंबर्स थे, टोटल स्ट्रेंथ क्या थी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं उस समय 11 थी। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज 11 ओरिजिनली स्टार्टिंग में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और यहाँ पे देखिए 49 नंबर, रिसेंटली फ्रांस हैज़ अग्रीड टू सेट अप एटॉमिक पावर प्लांट इन इंडिया एट। ठीक है, तो
ये उस समय का क्वेश्चन था 2015 का, और इसका सही जवाब था जैतापुर। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सबका नाम याद रख लीजिए, जैतापुर महाराष्ट्र में, ठीक है, तारापुर भी महाराष्ट्र में, कुडनकुलम तमिलनाडु, एक कायगा है, कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये है कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में, काकरापारा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है गुजरात में, ठीक है। और जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनको देख लीजिएगा। एक नरोरा करके है, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये यूपी में है, ठीक है। तो सारे जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं सबका नाम याद रखिएगा। 50 नंबर देखिए, मैच करना है हमें कौन सा नेम से संबंधित जो 2nd, 3rd, 4th, 5th समिट हुआ था और कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए, जैसे फर्स्ट समिट हुआ था 1961 में, ठीक है, कहाँ पे? बेलग्राड में, ये तो सभी को पता है, ठीक है। सेकंड कहाँ हुआ था? तो सेकंड हुआ था कायरो में, कब? 1964 में, कायरो, ठीक है। नेम से रिलेटेड ये सारे समिट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा जो समिट हुआ था वो हुआ था 1970 में, ठीक है, 1970 में, कहाँ पे? लुसाका में। और चौथा जो हुआ था वो हुआ था 1973 में, अल्जियर्स में। और पांचवा जो हुआ था वो हुआ था श्रीलंका में, ठीक है, यानी कोलंबो बोल सकते हैं। और ये हुआ था 1976 में। तो इस तरीके से नेम के समिट आप मिला लीजिए। सेकेंड समिट ऑफ नेम कब हुआ था? तो यहाँ पे देखिए कायरो, तो ए का 4 है ना, ए का 4 ये इसमें और इसमें है। फिर देखिए थर्ड है लुसाका में, तो थर्ड समिट कहाँ पे हुआ था? लुसाका। 3 बी का 3 इसमें, और यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित जून 2015 का पेपर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और ये पेपर 2 है। इसके बाद हम लोग पेपर 3 को डिस्कस करेंगे जिसमें 75 क्वेश्चंस हैं, और इसी तरीके से हर एक ऑप्शंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो आपको पता चल पाए और आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए वो हेल्पफुल हो सके।